हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे। मैं आप लोगों के साथ आज सीईटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करूंगा, जो कि आने वाले सीईटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए रघुनाथगढ़, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी मोरारजी टोडगढ़, ऑप्शन सी जरगा। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोरारजी टोडगढ़। केवल और केवल अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वह है गुरु शिखर, जबकि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मोरारजी टोडगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए आबू पठार, ऑप्शन बी मेसा पठार, ऑप्शन सी बोराट पठार, ऑप्शन डी उड़िया पठार। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है बोराट का पठार, जो कि कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में स्थित हैं। जबकि अगर राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछा जाता है तो वह है उड़िया का पठार, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 1360 मीटर है। और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है बोराट का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार किस जिले में है? बीहड़ भूमि जो कि आप लोगों को पता है चंबल नदी के किनारे बीहड़ भूमि के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन है कि बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी धौलपुर। अपना क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सवाई माधोपुर। बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर है, उसके बाद उससे कम मिलते हैं कोटा में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असुमेलित है? इधर आप लोगों को नदियां दे रखी है, इधर उनके उद्गम स्थल दे रखे हैं। ये कि आप लोगों को इसमें पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब असुमेलित है। इधर है नदी और इधर है उद्गम स्थल। घग्गर, कालका पहाड़ियाँ, कांतली, खंडेला, रूपारेल, सेवर की पहाड़ियाँ, चंबल, जानापाव की पहाड़ियाँ। घग्गर नदी का उद्गम कालका पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से होता है, आप सभी लोगों को पता है। और कांतली नदी जो कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ से होता है। रूपारेल नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से न होकर उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है, जबकि सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम होता है और चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियों से होता ही है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। रूपारेल नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियाँ न होकर उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील में सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी कौन सी है? सांबर झील जो कि आप सब लोगों को पता है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। सांबर झील में 4 नदियों का पानी आकर गिरता है, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, मेहता। रूपनगढ़, खारी, खंडेल, मेहता, चारों नदियों का पानी सांबर झील में गिरता है। इनमें से सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी है मेहता नदी। मेहता नदी के द्वारा सांबर झील में सर्वाधिक नमक बहाकर लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जहांगीर द्वारा किस झील के टापू पर दौलत बाग बनवाया गया? दौलत बाग बनवाया गया। ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी आना सागर, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी नक्की झील। जहांगीर द्वारा आना सागर झील के किनारे दौलत बाग बनवाया गया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से
जाना जाता है वही दौलत बाग है जिसे आज सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो कि बारादरी वहाँ पर बनी हुई है और आना सागर झील के किनारे ये बाग जहांगीर द्वारा उसके शासनकाल में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती कौन सी है? गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली जूमिंग कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वालरा, वालरा है, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी यहाँ पे, वालरा। ऑप्शन बी दजिया, ऑप्शन सी चीमाता, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वालरा। वालरा गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को वालरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित हैं? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी श्री गंगानगर, ऑप्शन डी बीकानेर। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थित हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राठी, ऑप्शन बी मालवी, ऑप्शन सी नागौरी, ऑप्शन डी अजमेरा। राठी, राठी एक गाय की नस्ल है जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु के नाम से राठी नस्ल को जाना जाता है। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है? राजस्थान की सबसे पुरानी दुग्ध डेयरी कौन सी हैं? यहाँ पर अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए पद्मा डेयरी, ऑप्शन बी रानीवाड़ा, ऑप्शन सी मथानिया, ऑप्शन डी पुष्कर। तो पद्मा डेयरी जो कि अजमेर में स्थित हैं, ये राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है पद्मा डेयरी, जिसकी सबसे पहले अजमेर में स्थापना की गई थी। इसका नाम है पद्मा डेयरी, जो कि राजस्थान की सबसे पुरानी दूध डेयरी है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है? सूती वस्त्र उद्योग कारखाना राजस्थान में सबसे प्राचीन वस्त्र उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग को जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है अपना कि प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी हैं? ऑप्शन ए एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, ऑप्शन बी विजय कॉटन मिल्स, ऑप्शन सी महाराजा उमेद सिंह मिल्स, ऑप्शन डी दी कृष्णा मिल्स। इसका राइट आंसर है दी कृष्णा मिल्स, जो कि इस नाम से ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई हैं। ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल हैं जो कि ब्यावर में स्थापित है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, ये हो गया था। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अपन लोग सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा व सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा है? सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? ऑप्शन ए बिरला व्हाइट सीमेंट, ऑप्शन बी अंबुजा सीमेंट कारखाना, ऑप्शन सी श्री राम सीमेंट कारखाना, ऑप्शन डी वंडर सीमेंट कारखाना। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा बिरला व्हाइट सीमेंट कारखाना, जो कि इसके लिए सफ़ेद सीमेंट के लिए सबसे बड़ा कारखाना माना जाता है और सर्वाधिक उत्पादन भी सीमेंट का इसी कारखाने में किया जाता है, इसलिए सफ़ेद सीमेंट के लिए सबसे विख्यात माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष, ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 1921। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की चर्चा जनगणना 2011 को लेकर की गई है
क्योंकि उसके बाद अभी कोई जनगणना नहीं हुई। जनगणना आपको पता है एक दशक अर्थात प्रत्येक 10 साल में जनगणना की जाती है, लेकिन 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना काल था इसलिए जनगणना नहीं हो पाई थी। 20-21 में आपको पता है भयंकर, 21 और 22 में भी कोरोना था तो नहीं हो पाई। उसके बाद 22 निकल गया, 23 निकल गया, 24 निकल गया, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुई। उससे पहले 2011 से पहले तक 1921 में जनगणना 1921 के वर्ष को महान विभाजक वर्ष, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु, जन्म दर और मृत्यु दर में सबसे बड़ा अंतर दिखाई दिया था, इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना गया था। स्लाइड देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आप जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते हो तो बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम के स्ट्रेस के कारण क्वेश्चन को पढ़ने में ही गलती कर देते हैं और अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि आजकल एग्जामिनर बहुत आगे चलता है अपने से। वो क्वेश्चन पूछता है नहीं है और अपन को पता रहता है, अपन जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अपन सोचते हैं कि हैं पूछ रहा है तो अपन उस हिसाब से गलत आंसर कर बैठते हैं। इसलिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ने का तरीका नहीं है तो पूछ रहा है तो नहीं को पहले से अंडरलाइन कर लो आप लोग, तो अपन को एग्ज़ाम में दिक्कत ऐसी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए खड़ताल सुशीर वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी रबाब तत्व वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी बाकिया घन वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी डेरू वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र तो वह वाद्य यंत्र होते हैं जो कि आप लोग जानते हैं, फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को तो सुशीर वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। तत्व वाद्य यंत्र होते हैं, तत् का मतलब होता है तार, तार के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र को तत्व वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। वो आप लोगों ने देखी होगी, सारंगी हैं तो सारंगी में वो तार के ऊपर वो उसको घुमाता है तो तार से आवाज़ निकलती है, उसको तत्व वाद्य यंत्र के श्रेणी में रखा जाएगा। उसके बाद घन वाद्य यंत्र, घन का मतलब होता है जिस वाद्य यंत्र को चोट मारने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे ढोलक नगाड़ा, ये सब घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। इसलिए यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा रबाब। रबाब एक सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, न कि तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में, इसलिए यह यहाँ पर युग्म असुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, खड़ताल के जादूगर थे, खड़ताल के जादूगर थे। ऑप्शन ए सदिक खां मांगणियार, ऑप्शन बी बिस्मिल्ला खां, ऑप्शन सी राम किशन सोलंकी, ऑप्शन डी पेपे खां। खड़ताल के प्रमुख जादूगर थे साखर खां मांगणियार, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये क्वेश्चन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी एक मात्र लोक देवता जो कवि भी थे उनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। ऑप्शन ए 26 बाणियाँ, ऑप्शन बी 24 बाणियाँ, ऑप्शन सी 25 बाणियाँ, ऑप्शन डी 36 बाणियाँ। तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कि कवि भी थे, उनको कवि और लोक देवता दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर उनके द्वारा ये 24 बाणियाँ ग्रंथ लिखा गया था। 24 बाणियाँ ग्रंथ उनके लोक देवता रामदेव जी के द्वारा 24 बाणियाँ लिखा गया था। अपना लास्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहले इसके ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो रही थी। ऑप्शन ए तंबूरा, ऑप्शन बी जंतर, ऑप्शन सी निशान, ऑप्शन डी रावण हत्ता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निशान, क्योंकि ये तीनों वाद्य यंत्र एक श्रेणी में आते हैं जबकि निशान इनसे अलग श्रेणी का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुन शास्त्री के ज्ञाता, शकुन शास्त्री के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है?
शकुन शास्त्र के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मल्लीनाथ, ऑप्शन बी कल्लाजी, ऑप्शन सी वीरभागा जी, ऑप्शन डी हड़बू जी। शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं अपने महान लोक देवता हड़बू जी महाराज को, जिनका संबंध बेंगटी फलोदी जोधपुर से माना, फलोदी अब जिला बन गया है, बेंगटी से माना जाता है, वहाँ से इनका संबंध है। अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक का काल माना जाता है? अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक का काल माना जाता है? ऑप्शन ए राव बख्तावर सिंह, ऑप्शन बी राव मंगल सिंह, ऑप्शन सी राव विनय सिंह, ऑप्शन डी शिवधान सिंह। तो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राव विनय सिंह के शासनकाल को अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। अलवर चित्रशैली से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इसके चित्रकारों को लेकर पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नंदराम, बक्साराम, इन चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर चित्रशैली से नंदराम, बक्साराम इनका संबंध है। सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण कौन सी शैली में किया गया? पशु पक्षियों का चित्रण कौन सी शैली में किया गया? ऑप्शन ए कोटा शैली, ऑप्शन बी बूंदी शैली, ऑप्शन सी झालावाड़ शैली और ऑप्शन डी जयपुर शैली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली। बूंदी शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण दिखाई मिलता है, बूंदी शैली। और कोटा शैली शिकार के लिए प्रसिद्ध शैली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बिड्डी कल्ला, ऑप्शन बी प्रद्युमन सिंह, ऑप्शन सी ज्योति किरण, ऑप्शन डी अशोक लाहोटी। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अपने प्रद्युमन सिंह, जो कि छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। दिलवाड़ा मंदिर स्थित हैं। ऑप्शन ए भीलवाड़ा में, ऑप्शन बी माउंट आबू में, ऑप्शन सी जैसलमेर में, ऑप्शन डी उदयपुर में। दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही में स्थित एक दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? गांधी सागर बांध आप लोगों को पता है चंबल नदी के किनारे बनाया गया है, जो कि चंबल नदी पर एमपी की सीमा पर बनाया गया बांध है। ऑप्शन ए है इसका सब ऊंचाई पूछी जा रही है। ऑप्शन ए 26 मीटर, ऑप्शन बी 62 मीटर, ऑप्शन सी 72 मीटर, ऑप्शन डी 45 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 62 मीटर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन बाजार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी बीकानेर। बताओ आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। अब आप लोग कहोगे कि सर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी तो बीकानेर में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में, लेकिन केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित हैं। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन बाजार के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जोधपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल स्थित हैं। प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल, ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी आमेर। तो चित्रशाला के शाही महल बूंदी में स्थित हैं। चित्रशाला के लिए बूंदी शैली को बहुत विख्यात माना जाता है। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया?
ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी शाहपुरा, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी अजमेर। एकीकरण आप लोगों को पता है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा किया गया था और 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ। तो अपना क्वेश्चन है कि अंतिम चरण में निम्न में से कौन सी रियासत, कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया? तो अजमेर मेरवाड़ा उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, उसको अंतिम चरण में 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को सम्मिलित किया गया। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में, राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1956। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1953। राजस्थान में पंचायत अधिनियम 1953 में लागू किया गया था, जो कि प्रारंभ किया गया था, जो कि 1954 में तो लागू किया गया था। लागू 1954 में हुआ था, लेकिन बनाया 1953 में गया था। 16 अप्रैल 1658 को किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? ऑप्शन ए धर्मत का युद्ध, ऑप्शन बी धोराई का युद्ध, ऑप्शन सी सामूगढ़ का युद्ध, ऑप्शन डी खजुआ का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मत का युद्ध, जो कि औरंगजेब तथा जसवंत सिंह के मध्य 16 अप्रैल 1658 को लड़ा गया था। इसमें जसवंत सिंह को हरा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट, ऑप्शन ए सांगानेर, ऑप्शन बी आकोला, ऑप्शन सी बालोतरा, ऑप्शन डी बगरू। तो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध शहर है आकोला, चित्तौड़गढ़। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा आकोला, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। नेक्स्ट है, किस सभ्यता में के मकान एवं बस्तियों में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए बेराट, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी आहाड़, ऑप्शन डी गणेश्वर। तो कौन सी सभ्यता के मकान एवं बस्तियों को बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। कालीबंगा, आहाड़ और बेराट तीनों सभ्यताओं में कच्ची एवं पक्की ईंटों का कहीं ना कहीं प्रयोग किया गया था, लेकिन गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए महमूद खिलजी और ईडर का रायमल, ऑप्शन बी महमूद खिलजी वर्सेज कुंभा, ऑप्शन सी महमूद खिलजी वर्सेज मेदिनी राय, ऑप्शन डी महमूद खिलजी वर्सेज महाराणा सांगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महमूद खिलजी वर्सेज राणा सांगा के मध्य गागरोन का युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? मेणादे किस लोक देवता की माता का नाम था? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी पाबू जी, ऑप्शन डी रामदेव जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। रामदेव जी की माता का नाम मेणादे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राव जेतसिरोछंद के लेखक कौन थे? राव जेतसिरोछंद एक साहित्य की रचना है, तो इसके लेखक यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए जोधराज, ऑप्शन बी बिट्टू सूजा, ऑप्शन सी गिरधर आसिया, ऑप्शन डी कवि रत्नोचारण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
बिट्टू सूजा के द्वारा राव जेतसिरो छंद नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? आभूषण से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर बोरला नामक आभूषण पूछा गया है, जो कि पिछली बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए सिर, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी कमर, ऑप्शन डी पैर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिर। आपको पता होना चाहिए कि सिर पे टिड्डी बलको, राखड़ी, बोरला, बहुत सारे आभूषण सिर के आभूषण हैं जो कि महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जयपुर में परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? जयपुर में परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए ऊनी खादी, ऑप्शन बी थेवा कला, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी ब्लू पोट्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्लू पोट्री, जो कि जयपुर में प्राचीन समय से चला आ रहा एक हस्त उद्योग है। ब्लू पोट्री तो जयपुर की फेमस है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी, ब्लैक पोट्री कोटा की फेमस है। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस मानी जाती हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बादला, जो कि प्राचीन समय में पानी भरने का एक बर्तन होता था, कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला पानी भरने के लिए काम लिया जाने वाला एक यंत्र है, ये मान लो आप, जो कि कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी सिरोही। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जोधपुर। जोधपुर के बादला फेमस प्रसिद्ध हैं, जो पानी भरने में काम लिया जाता है। राजस्थान में सिरमौर है। राजस्थान में सिरमौर क्या है? सिरमौर मतलब सबसे ऊंचा, सिरमौर कहा जाता है उसको। ऑप्शन ए घूमर, ऑप्शन बी गेर, ऑप्शन सी गौरी, ऑप्शन डी राय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा घूमर। घूमर एक नृत्य है राजस्थान का, इसलिए राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है घूमर, इसको सिरमौर के नाम से जाना जाता है। गेर, गौरी, राय, भीलो और ग्रासिया जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले प्रसिद्ध नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का महाराणा प्रताप, मेवाड़ का प्रताप तो आप जानते ही, वो महाराणा प्रताप हैं सही, लेकिन उनकी वीरता शौर्यता को देखकर उनसे इनकी तुलना की गई थी। ऑप्शन ए रावचंद्र सेन, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी विग्रहराज, ऑप्शन डी राय सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रावचंद्र सेन को मारवाड़ का महाराणा प्रताप तथा अग्रगामी के नाम से पथ प्रदर्शक, मेवाड़ का महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन बी गोगुंदा में, ऑप्शन सी उदयपुर में, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोगुंदा में। गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? ऑप्शन ए गुहिलोत, ऑप्शन बी राठौर, ऑप्शन सी प्रतिहार, ऑप्शन डी चौहान। तो जोधपुर में जो ओसिया में मंदिरों का समूह है वो किस राजवंश की देन है, ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौहान। चौहान वंश की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी में अजय मेरू की स्थापना की। अजय मेरू की स्थापना किसने की थी? अजय मेरू
अजमेर का प्राचीन नाम अजय मेरू था, उसकी बात की जा रही है। तो अजय मेरू नामक स्थान की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सिंहराज चौहान, ऑप्शन बी वासुदेव चौहान, ऑप्शन सी कीर्तिपाल चौहान, ऑप्शन डी अजयराज चौहान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अजयराज चौहान। अजयराज चौहान के द्वारा 7वीं शताब्दी में अजय मेरू की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान पंचायत की स्थापना 1916-17 में की गई थी, इस संगठन का संबंध था। किसान पंचायत की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी शेखावाटी, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी बिजोलिया। तो किसान पंचायत की स्थापना सर्वप्रथम बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत बिजोलिया में की गई थी 1916-17 में। बिजोलिया के किसानों के द्वारा वहाँ के किसानों की समस्या को सुनने के लिए कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पर किसी विशेष लोगों के नेतृत्व में किसान पंचायत की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किस शासक के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए गुलाबचंद, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी जमनालाल बजाज, ऑप्शन डी केसरी सिंह बारट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक, जिन्हें किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? कृषक आंदोलन मतलब किसान आंदोलन सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रारंभ किए गए थे? सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन से क्षेत्र में शुरू किए गए थे? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी शेखावाटी, ऑप्शन डी हाड़ौती। तो आप लोगों को पता है सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत के ठिकानों के अंतर्गत किसान आंदोलन, जो कि राजस्थान का प्रथम एवं संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन को जाना जाता है। तो मेवाड़ रियासत में सर्वप्रथम आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकी आंदोलन तो एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रारंभ किया था? एकी आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए नानक भील, ऑप्शन बी मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन सी भोगीलाल पांडे, ऑप्शन डी गोविंद गिरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, राजस्थान में किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी जोधपुर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर। जयपुर के लोगों के द्वारा आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया। ये किस समय किया गया था? जयपुर प्रजामंडल के दौरान कुछ ने तो प्रजामंडल में भाग लिया, जबकि कुछ लोगों ने प्रजामंडल में भाग लेने से मना कर दिया। तो उन लोगों ने अपने लिए अलग से ही आज़ाद मोर्चे का जयपुर में गठन किया था। उस आज़ाद मोर्चे की यहाँ बात की जा रही है, जो कि 1942 में लोगों ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया और जयपुर प्रजामंडल में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन डी मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन
डी मोतीलाल तेजावत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता इस मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया में प्रथम चरण अर्थात मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जो कि मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को बना था। राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण के रूप में जाना जाता है। तो प्रथम चरण मतलब मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी शोभाराम कुमावत, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन डी उदयभान सिंह। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के दौरान रहने वाले प्रधानमंत्री थे। इसकी एक ट्रिक भी है, सोगा माही, जिससे एकीकरण के प्रथम 4 चरणों के प्रधानमंत्री याद किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र अंतिम समय में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी अजमेर मेरवाड़ा। तो राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण की बात की जा रही है, जो कि वर्तमान राजस्थान के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्घाटन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जिस दिन 1 नवंबर 1956 के दिन ही राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। और उस समय राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बनाए गए थे। उस समय अंतिम समय में शामिल किया गया क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान निर्माण में तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को किसका गठन किया गया? तृतीय चरण में किसका गठन किया गया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि तीसरे चरण का नाम क्या था? राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए मत्स्य संघ, ऑप्शन बी राजस्थान संघ, ऑप्शन सी संयुक्त संघ, ऑप्शन डी वृहत राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राजस्थान। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एकीकरण के तीसरे चरण को संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजपूताना में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? राजपूताना में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहाँ हुआ था? अर्थात राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति कहाँ पर शुरू हुई थी? ऑप्शन ए आहुआ, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी एरिनपुरा, ऑप्शन डी नसीराबाद। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नसीराबाद में। अजमेर में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत हुई थी। नसीराबाद अजमेर से क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आहुआ के युद्ध में जोधपुर के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल जे की हत्या की कर दी गई थी? ऑप्शन ए पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन बी मेजर बर्टन, ऑप्शन सी कैप्टन सावर्स, ऑप्शन डी मैक मॉसन। तो आहुआ के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? वह था मैक मॉसन। मैक मॉसन को आहुआ की हत्या करके आहुआ के किले पर टांग दिया गया था, जबकि मेजर बर्टन की हत्या कोटा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चित्तौड़ के प्रथम साके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चित्तौड़ के
प्रथम शाखे में चित्तौड़ का प्रथम शाखा सन 1303 में हुआ था, जो कि उस समय महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए जेता कुंपा, ऑप्शन बी गोरा बादल, ऑप्शन सी जयमल पत्ता, ऑप्शन डी कल्ला राठौड़। ये सभी ऑप्शंस दे रखे हैं। ये अपने यहाँ के सेनापति की जोड़ियाँ हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है राजपूताना में। जेता कुंपा, गोरा बादल, जयमल पत्ता, ये कल्ला राठौड़, ये सब सेनापति की जोड़ियाँ हैं जो कि दो दो रहते हैं, एक उनको जोड़ी बोला जाता है। तो चित्तौड़ के पहले साके में गोरा बादल के द्वारा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? अर्थात गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी अहाड़, ऑप्शन सी कांतली, ऑप्शन डी सिंधु। तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे नीमका थाना जिले में स्थित हैं, इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? झाली रानी का मालिया किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए सोजत दुर्ग, ऑप्शन बी चित्तौड़ दुर्ग, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी जयगढ़ दुर्ग। तो मामादेव का कुंड तथा झाली रानी का मालिया कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित हैं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। झाली रानी का मालिया कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग नीचे से ऊपर देखने पर, इस दुर्ग की तरफ नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। अर्थात इतनी बुलंदी पर, ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है कि अगर कोई नीचे से ऊपर देखे अपना सिर उठाकर तो पगड़ी, सिर की पगड़ी भी नीचे गिर जाए, इतना ऊंचा अर्थात इतनी बुलंदी पर बना हुआ दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसकी दीवार लगभग 36 मीटर चौड़ी है। एक साथ 4 घुड़सवार उस पर चल सकते हैं, ऐसा कहा गया है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि इसकी दीवार की तुलना चीन की महान दीवार से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद दुर्ग हैं? ऑप्शन ए रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन बी चित्तौड़ दुर्ग, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी जयगढ़ दुर्ग। कि यह अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद हैं, ये कथन रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल के द्वारा कहा गया था, जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए प्रकाश तात्या, ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव, ऑप्शन सी गंगाराम मूलचंदानी, ऑप्शन डी जी.के. व्यास। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन सन 2000 में हुआ था और इसके वर्तमान अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी। इससे जस्ट पहले पूर्व समय में पहले जी.के. व्यास इसके अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गंगाराम मूलचंदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।